तो चलिए दोस्तों, अब हम मराठों के उदय के बारे में पढ़ते हैं। मराठों के उदय और उनके आक्रमण के बारे में हमने थोड़ा बहुत कलचुरियों के इतिहास में पढ़ा, लेकिन अभी हमें अब मराठों के यहाँ पर आक्रमण के कारण को भी जानना जरूरी है। तो कुछ एक कारण है जो उनके आगमन का कारण बना या यहाँ पे कलचुरियों के अंत होने का कारण बना। ठीक है, पहला तो ये कि जो भोसला सेनापति थे भास्कर पंत, जिन्होंने रघुनाथ के समय यहाँ पर आक्रमण किया था, वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थे और बहुत सारे क्षेत्रों को जीतना चाहते थे और इसी वजह से ये कटक अभियान पर निकले थे और बीच में जब रास्ते में रतनपुर पड़ा तो वहां पर उन्होंने आक्रमण किया था। दूसरा ये था मोहन सिंह। मोहन सिंह काफी षड्यंत्र रचने लगा था और यह भी कलचुरियों की समाप्ति का एक कारण बना या मराठों के आगमन का कारण बना। तीसरा ये कि योग्य कलचुरी शासक नहीं थे। ठीक है, जो भी राजा बैठे वो अयोग्य बैठे या फिर बहुत जब बूढ़े हो गए थे तब शासन करने के लिए बैठे, जिन्हें कोई अपना खुद का एक्सपीरियंस नहीं था राज का चलाने का। ठीक है, उनका जो युद्ध वगैरह करने का जो भी साहस था वो भी नहीं रहा था। चौथा ये था कि अयोग्य उत्तराधिकारी होते हैं। और पांचवा ये है कि जो कलचुरियों की सैन्य व्यवस्था थी बहुत कमजोर हो चुकी थी। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जो कलचुरियों के समाप्ति का कारण बने। 1741 से लेकर के 1745 तक अंतिम कलचुरी राजा का शासन चलता रहा। इसी प्रकार जो रायपुर की जो कलचुरी शाखा थी उसके अंतिम राजा अमर सिंह का निधन हुआ 1753 में और यहाँ भी कलचुरियों का अंत हो गया। और उसके बाद 1758 में प्रत्यक्ष रूप से मराठा शासक बिंबाजी का शासन आया। बिंबाजी रघु जी के पुत्र थे और उन्होंने यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अपना शासन स्थापित किया या भोसलों का शासन आरंभ हुआ 1758 में। 1758 से 1787 तक इनका शासन चलता रहा। 1787 में चूंकि इनकी मृत्यु हो गई तो अगले मराठा शासक आए। जब अमर सिंह की मृत्यु हुई थी, जो रायपुर कलचुरी शाखा के राजा थे, अंतिम कलचुरी राजा थे, उनके बेटे शिवराज सिंह को बिंबाजी ने ही 5 गांव मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए दिए थे। ठीक है, उसके बाद 1822 में उनसे ये अधिकार भी छीन लिया गया था। तो अब हम चलिए देखते हैं बिंबाजी का शासन का क्या परिणाम हुआ, उन्होंने क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर लाई। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि बिंबाजी को प्रत्यक्ष मराठा शासक कहा जाता है। प्रत्यक्ष एवं स्वतंत्र भी, और इन्हें परगना पद्धति के सूत्रधार कहा जाता है। इनकी 2 पत्नियों के बारे में भी जानकारी मिलती है, उमाबाई एंड जीजाबाई। बिंबाजी भोसले ने अपनी राजधानी रतनपुर को बनाई और रतनपुर के डेवलपमेंट के लिए भी इन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे कि वहां पर स्थापत्य कला का कुछ उदाहरण भी दिया। रतनपुर के रामपिपरी मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने। रतनपुर और रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया था। इन्होंने राजनांदगांव और खुज्जी नामक नई जमींदारी शुरू की थी। इसको कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इन्होंने स्वतंत्र रूप से शासन करते हुए
उर्दू, गोड़ी और मराठी को अपनाया और इसी से राजकाज शुरू किया। उर्दू, मराठी, गोड़ी तीनों लिपि में यहाँ कामकाज किया जाता था। सोनपत्र देना प्रारंभ करवाया था। रायपुर के लिए भी इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण काम किए। यहाँ का जो दूधाधारी मठ था उसका जीर्णोद्धार करवाया। और 1787 में फिर इनकी मृत्यु हो गई। पिंबा जी ने बहुत सारे काम किए, जैसे कि मैंने जो भी इनकी जो प्रमुख जानकारी मिलती है वो सभी मैंने बता ही दिए। लेकिन इन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया कि इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शासन किया, या फिर ये नागपुर के जो भोसले थे उनके अधीन नहीं थे और यहाँ पर स्वतंत्र रूप से शासन किए। स्वतंत्र मराठा शासक के रूप में ये जाने जाते हैं। अगले जो प्रत्यक्ष मराठा शासक हुए वो थे वेंकाजी भोसले, जो बिंबाजी भोसले के पश्चात यहाँ पे शासन किए, उनके उत्तराधिकारी थे ये। वेंकाजी भोसले ने ही सूबा पद्धति की शुरुआत की या सूबा शासन की शुरुआत की थी। और इन्होंने धुरंधर की उपाधि धारण की थी। ये काफी चतुर और योग्य शासक साबित हुए और इसी वजह से इन्होंने सूबा पद्धति की जो शुरुआत की थी उसे काफी अच्छे तरीके से इन्होंने हैंडल किया हुआ था। ठीक है, तो वेंको जी के बारे में एक और जानकारी मिलती है कि इन्हें संज्ञा दी जाती थी, या ऐसा कहा जाता था कि जो छत्तीसगढ़ की जो जागीर है वो वेंको जी की है। वेंको जी भोसले के समय में ही यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे। सतासी के पश्चात वेंको जी भोसले का शासन आया और उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे शासन किया, या सूबा प्रतिनिधि के माध्यम से ये शासन करते थे। मतलब अपने साथ ये सूबा व्यवस्था लेकर के आए और इन्होंने सूबेदारों की नियुक्ति की। अलग अलग जमींदारी को अलग अलग सूबाओं में बांट करके वहां पर ये शासन किया करते थे। ये अप्रत्यक्ष रूप से भोसलों के प्रतिनिधि रहते थे। सूबे का जो प्रमुख था वो सूबेदार था। तो चलिए कौन कौन से सूबेदार हुए छत्तीसगढ़ में उसको देखते हैं। तो 1787 से 1818 तक सूबा शासन यहाँ चलता रहा। तो प्रथम सूबेदार थे महिपत राव दिनकर। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पहले जो सूबेदार थे वो कौन थे। तो महिपत राव दिनकर प्रथम सूबेदार थे और इन्हीं के शासनकाल में जो यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर आए थे, और जिस समय वेंको जी भोसला राजा थे, भोसला प्रमुख थे, उसी समय महिपत राव दिनकर को सूबेदार नियुक्त किया गया था और यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर जो है रायपुर की यात्रा पर आया था। अगले जो सूबेदार थे वो थे विठल राव दिनकर। विठल राव दिनकर ने ही परगना पद्धति की शुरुआत की और छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में विभाजित किया। इन्हीं के समय में ये जानकारी मिलती है कि 1795 में जो अंग्रेज अधिकारी कैप्टन ब्लंट छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे। अगले जो सूबेदार हुए वो थे भवानी कालू। ये कुछ समय तक के लिए सूबेदार बने थे, अल्पकालिक थे, इनके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती है। अगले सूबेदार के बारे में पढ़ते हैं, वो थे केशव गोविंद
सबसे पहले ये जान लेते हैं कि केशव गोविंद के कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं हुई। जैसे कि केशव गोविंद के कार्यकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक का आगमन हुआ था। इसको भी कई बार पूछा जा चुका है, मैथ्स के कॉलम में कई बार पूछा जा चुका है कि इसे कॉलम्स बना करके सूबेदारों के नाम और एक तरफ जो जो यूरोपीय यात्री आए उनके नाम दे दिए जाते हैं और मैच के कॉलम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो बीकाजी भोसले थे उनके शासनकाल में पिंडारियों का दमन किया गया था। और इन्हीं के शासनकाल में रघु जी द्वितीय की मृत्यु हुई थी। इसके बाद सखाराम हरि नामक सूबेदार के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन ये केवल 3 माह के लिए सूबेदार नियुक्त किए गए थे। उसी प्रकार जो सीताराम है वो 8 माह के लिए सूबेदार नियुक्त किए गए थे। अंतिम जो सूबेदार थे वो थे यादवराव दिनकर। तो इनमें से जो कुछ प्रमुख सूबेदार थे जिनको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होना ही चाहिए, वो है महिपतराव दिनकर, विठलराव दिनकर, केशव गोविंद, बीकाजी और यादवराव दिनकर। बाकी के समय में कुछ घटनाएं हुई भी नहीं, अल्पकालीन थे ये लोग, तो इसी वजह से इसको जानना उतना जरूरी नहीं है। लेकिन इन 5 से तो क्वेश्चंस हर बार आते हैं और जब कभी भी आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो तो इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गई सूबा शासन व्यवस्था। सूबा जो थे वो भोसलों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे शासन करते थे। जैसे कि कलचुरों के समय गढ़ का जो प्रमुख था है ना, दीवान कहलाता था, है ना, वैसे ही सूबा शासन व्यवस्था में लोग जैसे वर्तमान में ठेके में किसी जमीन को लिया जाता था और वहां से कर्ज या फिर ऋण वसूल करके राजकोष में जमा किया जाता था, वैसे ही सूबेदार जो थे हर तरह के प्रमुख थे। मतलब वो सैन्य से लेकर के प्रशासनिक व्यवस्था, कर व्यवस्था, हर चीज को खुद ही हैंडल करते थे।